जैसा कि आप सभी जानते हैं, एस्ट्रो पाठशाला में आज हम एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। बहुत ही लंबे समय से जिस कोर्स का इंतजार किया जा रहा था और मैं भी दिल से उसको पढ़ाने की इच्छा रखता था, लाल किताब। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना है, समझने का प्रयास भी किया और वैदिक ज्योतिष की पढ़ाई करने पर एकमात्र ऐसा प्रतीत होता है कि ये मात्र टोना टोटके की किताब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर भी चर्चा चलेगी। साथ में कुछ अच्छे रूल्स मैं बताऊंगा जो कि आपके पराशर ज्योतिष में भी काम आएंगे। अगर उन टेक्निक को आप पराशर ज्योतिष में भी लगाएंगे तो भी चीजें काम करेंगी, अच्छे परिणाम आएंगे। साथ में लाल किताब जो कि जानी जाती है उपाय करना। 3 चीजें हैं। सबसे पहले ज्योतिष में हमें गणित करना होता है और फिर फलित करना होता है। उसके बाद उपाय का नंबर आता है। डायग्नोज करने के, प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं। पराशर ज्योतिष, केपी ज्योतिष, नाड़ी नक्षत्र ज्योतिष और भी ना जाने बहुत सारी, एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। पर जब उपाय की बात आती है तो लाल किताब बहुत ज्यादा उस मामले में प्रसिद्ध है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो जहां तक मैं समझता हूं वो ये है कि इसके उपाय बहुत आसान है। हमारे घर में उपलब्ध होने वाली चीजों के माध्यम से ही ग्रहों को शांत करने के तरीके बताए गए। पर जब आप लाल किताब पढ़ोगे तो पाओगे इसमें बहुत ज्यादा गहराई है, लॉजिक है और बहुत तेजी के साथ आप चीजों को समझने लगे हैं। जो भी लोग पराशर ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही मददगार होने वाला है कोर्स। जो पॉइंट आप पराशर ज्योतिष में नहीं समझ पा रहे थे, लाल किताब के माध्यम से आप उन्हीं बिंदुओं को बहुत जल्दी से समझ जाएंगे और आसान तरीके से समझ जाएंगे। और भी कुछ इसमें पॉइंट बनते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि एक छोटी सी जो हम लोगों ने पीपीटी तैयार की है उसके माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। लाल किताब में काफी कष्ट निवारण के उपाय बताए जाते हैं। उसमें से कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी में करवाए जाते हैं। इमरजेंसी में करवाए जाने वाले उपायों को विशेष तौर पर लाल किताब में ही बताया गया है। दूसरा, जहां पर हमारी वैदिक परंपराएं हवन, यज्ञ, दान, पुण्य जो कि सभी बहुत अच्छी हैं, पर कई बार हर किसी की जेब अलाउड नहीं करती उनको करने में।
तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा शास्त्र है। ये बहुत ही सरल है इसके उपाय, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे जब तक कि आप उपाय को गलत तरीके से ना करें। अगर आप उपाय को गलत तरीके से करेंगे तो ही साइड इफेक्ट आएगा। अगर आप इसको सही तरीके से करते रहेंगे, बहुत फास्ट रिजल्ट लाल किताब की रेमेडीज के हमेशा मिलते हैं। वो आपको पता लगेगा जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, आपको एक चमत्कारिक रूप से एहसास होने लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से रेमेडीज को समझने लगे हैं और साथ में रेमेडीज को करने लगे हैं। पराशर ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण ज्योतिष है। पराशर ज्योतिष, फिर से कहूंगा, अपने आप में संपूर्ण ज्योतिष है और बहुत विस्तार पूर्वक है। लाल किताब में चीजें शॉर्ट्स में है, बहुत ज्यादा सूत्र इसमें नहीं बताए गए हैं, जैसे कि इसमें डिविजनल चार्ट्स के कंसेप्ट्स नहीं है। वर्ग कुंडलियों को जानने की आवश्यकता नहीं है, नक्षत्रों को समझने की भी आवश्यकता नहीं है और वक्री ग्रह का कंसेप्ट भी नहीं है। साथ में विषोंतरी दशा, योगिनी दशा का विधान नहीं है, राशियों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका काल पुरुष की कुंडली के आधार पर चलेगी। यानी आप कोई भी जन्म पत्री उठा करके देखेंगे तो उसका मेष लगन ही माना जाएगा, यानी कि वो मेष लगन की ही हर एक कुंडली मानी जाएगी। फिर भी कमाल की बात यह है, इसके सिद्धांत, इसके सूत्र हर जन्म पत्रिका को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अपने आप को प्लीज म्यूट कीजिए, जिन्होंने म्यूट नहीं किया हुआ वो म्यूट करें। जब अनम्यूट का नंबर आएगा मैं जरूर करवाऊंगा। इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि किस्मत को जगाने वाला ग्रह ढूंढना है। जो भी किस्मत को जगाने वाला ग्रह है वो ही ग्रह हमारे व्यापार में, हमारे जीवन की तरक्की उन्नति में हमें सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर वर्ष फल की टेक्निक के बारे में बताया जाता है। जो भी आप जन्म पत्रिका देखते हैं, हर जन्म पत्रिका में जिस उम्र में आप चल रहे हैं उस उम्र के हिसाब से एक वर्ष फल बनाया जाता है और वर्ष फल पूरे वर्ष में पड़ने वाले ग्रहों के इफेक्ट को, साथ में उस इफेक्ट को महीने वाइज, मंथ वाइज भी डिटेल में बताता है। और केवल ग्रह के इफेक्ट को ही नहीं बल्कि बताता, अपितु आपको किस महीने में कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, और यदि कोई समस्या कोई ग्रह दे रहा है तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके बारे में बड़े विस्तार से समझाता है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने आता हूं, तो ये कुछ चीजें आपको लाल किताब के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। लाल किताब में कुछ सटीक सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, पर वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। केवल मात्र उन सिद्धांतों को यदि दिमाग में रख लिया जाए तो बहुत सारी चीजों का समाधान किया जा सकता है और किसी भी कुंडली को समझा जा सकता है। अब मैं मुख्य रूप से उस मुद्दे पर आऊंगा कि
हर पैथी में जन्म पत्रिका को देखने का एक तरीका होता है। लाल किताब में भी एक वे है, एक तरीका है। कैसे? जैसे हम पराशर ज्योतिष को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कौन सा लगन है, लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ है, या भाव, भावेश और कारक किस तरह से अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, उसके आधार पर हम फलित करते हैं। यहां पर भी एक तरीका है कि सबसे पहले लाल किताब में कहा गया है कि आपको उस कुंडली में चेक करना है कि उस व्यक्ति का बुध ग्रह कैसा है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, देखिए कमाल की बात। जैसे पराशर ज्योतिष में लगन लग्नेश को हम चेक करते हैं, लाल किताब कहती है सारी बातें भूल जाओ, सिर्फ एक चीज को पकड़ लो कि इंसान का बुध ग्रह कैसा है। अगर बुध ग्रह अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर बुध ग्रह खराब है तो बाकी बहुत सारे ग्रह अपना अच्छा असर नहीं देते। इवन यहां तक कहा गया है अगर बुध ग्रह खराब होता है या तो वो व्यक्ति उपाय करता नहीं है, और अगर उपाय करता है तो उसको पूरे परिणाम प्राप्त होते नहीं है। इसमें यहां तक लिखा गया है कि हर प्रकार का भेद जो रखता है, भेद का मतलब सीक्रेट पॉइंट, उसके हाथ में जो है वो बुध ग्रह के हाथ में है। आपकी हर चीज की चाबी जो है वो बुध ग्रह के हाथ में है। मैं आपको साथ साथ में वैदिक ज्योतिष में और लाल किताब के बारे में दोनों एक साथ बताता जाऊंगा। पहली बात तो जब हम कारकों की बात करेंगे तो लाल किताब के कारक और हमारे पराशर ज्योतिष के कारक लगभग लगभग बराबर है, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बुध ग्रह के लिए कुछ और ही चीज को कारक की बात करूंगा तो कुछ और ही निकाल के ले आऊंगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि टांगों का कारक बुध ग्रह है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ पर भी बुध ग्रह को बुद्धि का कारक ही कहा गया है। नियम कहता है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है, मजबूत है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, वो व्यक्ति किसी भी तरह से अपना गुजारा बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। जिंदगी में जिस क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा उस क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेगा, क्योंकि सिद्धांत कहता है जब हम गलतियां करते हैं, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित हो जाते हैं, तो हम जीवन में पीछे आ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। बुद्धि के ऊपर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। जीवन में कई बार हम विशेष परिस्थितियों में फंस जाते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, परंतु यदि हमारा बुद्धि अच्छा होगा तो हम अपने बुद्धि का उपयोग करके हम उन संकटों से बाहर आ जाएंगे। ये चीज हमें क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? बुध ग्रह को चेक करना है। जिन लोगों को पराशर ज्योतिष सीखा हुआ है वो अपनी कुंडली को सामने रखें और बिल्कुल हूबहू वैसे ही देखते रहें और थोड़े समय के लिए भूल जाएं कि वो किस लगन के व्यक्ति हैं। सिंपल आपने यही देखना है कि बुध ग्रह हमारा जन्म पत्रिका में कहां पर बैठा हुआ है। सिर्फ बैठने मात्र से
लाल किताब डिसाइड करती है कि कौन कौन से लक्षण उस व्यक्ति में आ जाएंगे, उस व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, और यदि बुध ग्रह खराब आता है तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए। क्योंकि जब भी बुद्ध की बात होगी या वे बुद्धि की बात होगी, व्यापार की बात होगी, मेमोरी की बात होगी, जीवन में धन कमाने की बात होगी, अमीर बनने की बात होगी, सभी चीजों के पीछे बुध ग्रह ही जिम्मेवार है। बुध ग्रह के बारे में हम और भी डिटेल से समझेंगे, पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाल किताब में बुध ग्रह के को किस भाव में अच्छा नहीं बताया। लाल किताब के अनुसार बुध ग्रह यदि तीसरे भाव में, आठवें भाव में, नौवें भाव में और 12वें भाव में, फिर से मैं रिपीट करूंगा, यदि किसी व्यक्ति का बुध तीसरे भाव में, आठवें भाव में, नवें भाव में और 12वें भाव में बैठा हो तो लाल किताब कहती है ये बुध मंदा है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? मंदे का मतलब, मंदे का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग यानी कि पूरा उपयोग नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में जो ऊंचाइयां उसको ऊपर चढ़नी थी वो नहीं चढ़ पाता है। एक चीज यहाँ पर मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो कमाता नहीं है या वो कमा नहीं सकता या अपना पेट नहीं भर सकता या परिवार नहीं चला सकता, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अगर कैलिबर भी रखता होगा तो अपने कैलिबर का सदुपयोग नहीं कर पाता और छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है, और जब समय आता है अच्छे फैसले लेने का, समय पर सही फैसला नहीं ले पाता। ये सिर्फ मात्र पहली शर्त है कि 3, 8, 9 और 12 कुंडली के भाव में बुध है तो बुध मंदा असर देगा। अब दूसरी शर्त क्या है बुध के मंदे होने की? वो है यदि बुध ग्रह गुरु ग्रह के साथ बैठा हुआ है। ध्यान से समझना, बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं। और यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, इसे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ट्राई मत करना, क्योंकि ये टोटल डिफरेंट है। इसका काम करने का तरीका, इसकी टेक्निक टोटल डिफरेंट है। तो इसीलिए थोड़ा सा चौंकिएगा मत, कुछ चीजें बड़ी अजीबो गरीब आपको हो सकता है देखने में सुनने में लगे, पर हाँ, जब हम लाल किताब के सिद्धांतों के अनुसार, जब हम लाल किताब के सूत्रों के अनुसार जब हम चलेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कितनी सटीकता के साथ ये किताब बात करती है। तो दूसरा सूत्र क्या बताया? गुरु और बुध एक साथ नहीं होने चाहिए, अन्यथा बुध ग्रह मंदा हो जाता है। अब तीसरा, बुध ग्रह राहु के साथ नहीं होना चाहिए। साथ में बुध ग्रह केतु के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट बताए मैंने। एक तो बुध 3, 8, 9 और 12वें भाव में नहीं हो, बुध गुरु साथ में नहीं हो, बुध राहु के साथ में नहीं हो, बुध केतु के साथ में नहीं हो। बस ये ही हमें याद रखना है कि ये हमारी जन्म पत्रिका में बाय बर्थ, जो हमारी जन्म पत्रिका है उसमें नहीं होना चाहिए।
अगर है तो बुध मंद माना जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि साहब बुध मंद माना जाएगा तो क्या बुद्धि हमारी कमजोर हो जाएगी? बुध यदि मंदा हो जाएगा तो क्या हमारी मेमोरी वीक हो जाएगी? बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हमारे आने लगते हैं। तो लाल किताब इसके बारे में कहती है कि ये पता करना है कि बुध कितना ज्यादा मंदा है, उसके बारे में पता लगा। तो उसकी कुछ निशानियां बताई गई हैं बुध ग्रह की। ये पराशर ज्योतिष में भी आप लोगों को के बहुत काम आएगी। जब आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना अच्छे से ये टेक्निक काम करती है, कितने अच्छे टेक्निक नहीं काम करती है। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारा संबंध हमारी माता की नाल के साथ बंधा हुआ। जब उस नाल को काटा जाता है तो हमारा जीवन माँ से अलग होता है। नाल को काटने के बाद कुछ बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है। अगर किसी बच्चे के साथ ये घटना घटती है कि नाल को अलग करने के बाद बच्चे को जॉन्डिस हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो समझना चाहिए कि उसका बुध कमजोर है। समझे बात को कि बुध कमजोर है सिर्फ। फिर आगे क्या कहती है लाल किताब? अगर ये इन्फेक्शन 2 या 3 दिन में ठीक हो जाए तो ठीक है, और अगर ये 3 दिन से ज्यादा अगर ये इन्फेक्शन चल जाए यानी कि जॉन्डिस चल जाए तो समझना चाहिए कि मामला गड़बड़ है। बचपन में पैदा होने के बाद बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाए, पेट बुरी तरीके से डिस्टर्ब रहे, तो ये बुध ग्रह के मंदे होने की निशानी है। बड़ा सिंपल सिंपल इसमें निशानियां बताई गई हैं। अगर हम केवल वो निशानियों को याद कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि बुध कुंडली में मंदा असर दे रहा है। और ये मंदा असर जब भी देखा जाएगा जब वर्ष फल में बुध ग्रह, जब हम वर्ष फल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरी एज 44 ईयर्स है तो मैं 44वें साल का अपना वर्षफल बनाऊंगा। कब से कब तक? मेरा जन्म फरवरी से है तो मैं फरवरी के महीने से अपना वर्षफल बनाऊंगा अगले 2023 फरवरी तक का। और उस स्थिति में यदि बुध मेरा तीसरे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 12वें में आ जाएगा तो माना जाएगा इस साल के लिए, इस वर्ष के लिए बुध मेरा मद्दा है। तो फिर मद्दे के साइड इफेक्ट भी इस साल देखने को मिलेंगे, वो भी हम विचार आगे करेंगे। अगर बच्चा जब बड़ा होता चला जाए और उसको खांसी की समस्या विशेष रूप से बनी रहे, कफ की समस्या बनी रहे, बलगम बार बार बनता हो, छाती में बलगम जमा रहता हो, छाती से संबंधित रोग या श्वास संबंधी कोई बीमारी अगर उसको 10, 12, 13, 14 साल की एज तक भी परेशान करती हो, खास करके ये सिम्टम अगर 17 साल की एज तक होते हैं तो समझ लेना चाहिए बुध उसका मंदा है। अब एक और निशानी आपको बताता हूं जो आपको बड़ी अजीबोगरीब लगेगी। हमारे देश में परंपरा है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो किन्नर हमारे घरों पर आते हैं और बधाई देते हैं और बदले में वो दान दक्षिणा लेते हैं।
खास करके अगर पुत्र संतान हो तो विशेष रूप से दान दक्षिणा का स्तर बढ़ जाता है। यदि किसी के यहाँ पर किन्नर आए बच्चा होने के बाद और किन्नरों के साथ झगड़ा हो जाए किसी भी बात को लेकर के, कोई वाद विवाद हो जाए किन्नर के साथ, तो समझ लेना ये बुद्ध बच्चा जो पैदा हुआ है इसका बुद्ध मंदा है, मंदे असर का है। और अगर गलती से भी वो किन्नर बिना पैसा लिए जब वापिस चले जाए, बिना बधाई दिए वापिस चले जाएं, अगर ऐसा है तो मान लीजिए पूरे एज फैक्टर तक उसका बुद्ध मंदा रहेगा। ये बुद्ध मंदे का एक मतलब ये भी होता है कि उसे व्यापार नहीं करना। व्यापार केवल उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसका बुद्ध अच्छा हो, ये चीज क्रिस्टल क्लियर। नौकरी तो कर सकता है, बुद्ध जिसका मंदा हो वो नौकरी वो कर सकता है, पर व्यापार नहीं कर सकता। गलती से भी वो व्यक्ति अगर जिसका बुद्ध मंदा है व्यापार में घुसेगा तो या तो लॉस खाएगा या उन्नति नहीं कर पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको छोटी छोटी निशानियां मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि बुद्ध के हालात कैसे हैं कैसे नहीं। दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि काम बिल्कुल ऐन मौके पर जब उनको काम याद आता है, जैसे मान लीजिए किसी को यात्रा करने जाना है तो अचानक से अरे मेरी तो 8 बजे की ट्रेन थी, और वो फिर ट्रेन का पीछा करते हुए जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश करें, जिनकी बार बार ट्रेन छूट जाती है, जिनकी बार बार ट्रेन मिस होती है, ये भी बुद्ध के मंदे होने की निशानी है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके पर्स में पैसों के साथ साथ, धन के साथ साथ बहुत सारे कागज भी डले रहते हैं, और कई बार तो ठूस ठूस करके कागज रखे जाते हैं। पैसे भी रखेंगे तो एक दो ठूस ठूस करके, उसमें पैसा आ भी नहीं रहा होता है, पैसा कुछ बाहर की तरफ निकल रहा होता है पर्स में से। लाल किताब आपके जीवन की प्रत्येक चीज के बारे में बड़ी कॉन्शियस है। वो आपको बताती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ पर्स में बेवजह के फालतू कागज रखे रहते हैं, बिना मतलब के कागज आप संभाल करके रख रहे हैं, जिनका कि इतना उपयोग आपके पर्स में नहीं है, तो भी बुद्ध मंदे की निशानी। अब आप कहीं कहेंगे जी ये सभी का बुद्ध मंदा है क्या? नहीं। लाल किताब की थ्योरी कहती है कुछ कर्म आप ऐसे करते हो जिससे अगर आपका ग्रह ठीक भी हो तो भी वो खराब हो जाता है। जिन लोगों का बुद्ध अच्छा है तो भी उनको भूल करके ये कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा बुद्ध उनका भी मंदा हो जाता है। कुछ लोगों को रद्दी पुरानी किताबें, अनवांटेड किताबों को इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है। पुरानी से पुरानी रद्दी संभाल करके रखते हैं, ये भी बुद्ध के खराब होने की निशानी है। खास करके वो लोग जिनका बुद्ध 3, 8, 9 और 12 में है, उन्हें गाने बजाने का शौक नहीं पालना चाहिए। यानी कि उनको अगर ये कहे ना मैं तो तबला बजाऊंगा, तबला सीखूंगा, सितार बजाऊंगा, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं नाम क्या क्या लूं मुझे खुद को नहीं पता, इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसमें लाल किताब कहती है कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर वो व्यक्ति बजाता है या बजाने का प्रयास करता है, सीखता है या सिखाता है, तो उसका बुद्ध मंदा हो जाएगा। और यदि बुद्ध मंदा होगा
तो बुद्धि बुद्धि एक भाव दोबारा से कौन कौन से भाव थे? 3, 8, 9 और 12 कई बार रिपीट हुआ है, फिर भी मैं रिपीट होता रहेगा, जगदीश जी चिंता ना करो। बुद्ध बिल्कुल दिमाग में डाल के भेजूंगा, मेरा वादा है आपसे। आज का डेमो क्लास पूरी एक क्लास की तरह होगी, एकदम दिमाग में डाल दूंगा। कुछ पकड़ पाए ना पकड़ पाए, कुंडली में खुद पकड़ना सीख जाओगे किसी का भी। कुंडली देखी सबसे पहले बता दोगे भाई तेरा बुद्ध ऐसा नहीं ऐसा है, तेरे साथ तो ये नहीं, तुझे नौकरी करनी है कि व्यापार करना है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर पता लगा है। इतनी आसान टेक्निक बताऊंगा, जो लाल किताब सीखेंगे मस्ती में रहेंगे, टेंशन फ्री लाइफ दूंगा, ये आप चिंता ना करें, मेरे वादा है आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने बात आपको बताई कि उन लोगों को अपने घर में भी किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं रखना चाहिए। कभी कभी हम शौकिया तौर पे ले आते हैं और घर पे लाके रख देते हैं, फिर उसका उपयोग नहीं करते। तो लाल किताब कहती है जिनका बुद्ध अच्छा है वो तो बेशक रखे, उनके लिए तो फायदा करेगा, पर जिनका बुद्ध मंदा है या मंदे स्थान पर बैठा हुआ है, उन्हें किसी भी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने घर में नहीं रखना चाहिए। साथ में शंख, सीपियां, कोड़ियां और रबड़ प्लांट घर में नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट घर में नहीं लगाना चाहिए। और हम सनातन धर्मी हैं, तुलसा का पौधा तो हम लगाते ही लगाते हैं। तो लाल किताब तुलसा के पौधे को भी पक्के वाला बुद्ध मानती है, यानी कि पक्का बुद्ध ग्रह है। तो अगर वो तुलसा के पौधे की पूजा करता है तो भी उसका बुद्ध मंदा असर देगा। बुद्ध मंदे असर के एक खास निशानी बताता है, वो है दांतों की खराबियां। दांतों में बार बार गड़बड़ी आने लग जाती है, कभी आरसीटी करवाना पड़ता है, कभी मसाला भरवाना पड़ता है, कभी दांतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कभी मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर दांतों में बार बार खराबियां आ रही है तो सावधान हो जाना चाहिए। अपने घर के वास्तु में देखना चाहिए कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं रखी। अब घर के वास्तु में क्या चीज हमने देखनी चाहिए? कोई सीपी, शंख, कोड़ी, कोई वाद्य यंत्र अपने घर में ना रखें। रबड़ प्लांट, मनी प्लांट और तुलसा प्लांट अपने घर में ना रखें। साथ में जिनको दांतों में खराबियां बार बार होती हैं, नसों की कमजोरियां होती हैं, बॉडी के अंदर जो वेन्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, नसों की वीकनेस फील होने लगती है। नसों की वीकनेस का कैसे पता लगाएंगे? थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकान हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा काम कर ले तो सांस फूलने लग जाए, तो समझ लेना ये हमारी नसें कमजोर हुई है। हार्ट की पल्स रेट बढ़ जाए, थोड़ी देर में ही हार्ट की पल्स रेट बढ़ने लग जाए, और कभी ये फील हो पता नहीं मेरे दिल में क्या हो गया क्या नहीं हो गया, दिल कमजोर हो जाए, तो समझ लेना बुद्ध मंदा असर दे रहा है। ये ध्यान रखना। हम में से बहुत लोगों को अपनी छत पर गार्डन बनाने की आदत होती है, तो लाल किताब कहती है ऐसे लोगों को अपनी छत के ऊपर गार्डन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ये गार्डन हमारे बुद्ध को और मंदा कर देगा। साथ में एक निशानी और बताता हूं, हम गर्मियों में पानी पीने के लिए जो घड़े लेके आते हैं, ध्यान रहे लाल किताब में जो घड़ा है उसको बुद्ध माना गया है। किसी भी गोल चीज को लाल किताब बुद्ध से मानती है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पत्तियां हैं, चाहे वो घड़ा है, वो आपका बुद्ध ग्रह है। और जब घड़े खराब हो जाते हैं या मौसम चला जाता है तो सर्दियों में अक्सर क्या करते हैं, छत के ऊपर जाकर के हम अपने घड़ों को उल्टा करके रख देते हैं। बिल्कुल नहीं रखना है, बुध ग्रह और खराब होगा। अब आप बार बार कहेंगे कि ये बुध ग्रह सिर्फ ये दांत की खराबी देगा, नहीं,
दांत के अलावा बहन और बेटी, हमेशा ध्यान रखिए, बहन और बेटी का संबंध हमारे बुध ग्रह से है। या तो उसकी बहन दिक्कत में आ जाएगी बुध खराब होने पर, या उसकी बेटी समस्याग्रस्त हो जाएगी, बेटी को कष्ट उठाने पड़ेंगे, बेटी को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी, या बहन की मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, या बहन की हेल्थ बिगड़ जाएगी। देखो, लाल किताब इतनी गहराई में आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगी कि आपके दूर के रिश्ते वाले भी उससे पीड़ित हो रहे हैं आपके ग्रह के मंदे होने से। ये बात आप फर्स्ट टाइम लाल किताब में ही सीखने को मिलेगा। ये अगर आपका बुध इस प्रकार से मंदा असर दे रहा है तो आपकी बहन और आपकी बेटी को भी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें ये बुध का कार्य नहीं करना है। हमारे जो घर की सीढ़ियां होती हैं ये भी बुध हैं। हमारी घर की जो सीढ़ियां हैं हमारे घर में वो बुध ग्रह है। तो कई बार हम रेनोवेट कराने के लिए सीढ़ियां हटवा करके नई सीढ़ियां बनवाते हैं तो उस समय बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, बुध बहुत बुरी तरह खराब असर देता है। उसका लाल किताब नियम बताती है कि पहले सीढ़ी दूसरी बनवा लें फिर पुरानी सीढ़ी तोड़ें। ऐसा नहीं कि पहले पुरानी तोड़ दें फिर नई बनवाए, नहीं तो बुध खराब देता असर देता है। और जब भी बुध खराब असर देगा फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ियां विशेष रूप से चालू हो जाती है। और मैं आगे बात करूंगा कि शरीर के कौन कौन से अंगों से रिलेटेड है। अभी हमने खराब निशानियों को ही देखना है। एक खराब निशानी क्या है? जेब में या पर्स में कोई भी माता रानी का सिक्का रखना। हम में से कोई भी जाता है, आपने देखा होगा जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं वहां पर प्रसाद के साथ एक सिक्का मिलता है, सिक्के में माँ दुर्गा की तस्वीर होती है। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। वो सिक्का हम अगर लंबे समय तक अपनी जेब में रखें या अपने पर्स में लगा करके रखें तो हमारा बुध मंदा हो जाएगा, यानी कि ये कार्य नहीं कर। कुछ लोग तोता मैना पालने के शौकीन होते हैं, तोता अक्सर पाल लेते हैं, मैना तो नहीं पालते, तोता पालने के शौकीन होते हैं। उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का पक्षी नहीं पालना चाहिए क्योंकि तोता भी बुध ग्रह की निशानी है। तो ये कार्य भी उसको नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? पहले सामान खरीद लेना। बाजार में जाते हैं, महिलाएं अक्सर अक्सर ऐसा ज्यादा कर देती हैं, पहले सामान खरीद लेंगी, सूट खरीद लेंगी, साड़ी खरीद लेंगी, और घर पर आने के बाद दिमाग पलट जाएगा कि यार शायद गलत ले आई, डिजाइन ठीक नहीं है, या ये रंग ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, और अगले दिन फिर पलटवाने के लिए चली जाएंगी। मर्दों के लिए आपने ऐसे समझना है, डील को पक्का करने के बाद डील को कैंसिल कर। पहले एक बार कह दिया हाँ हाँ ये काम हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, डील पक्की, डील डन की, और फिर उसके बाद पलटी मार गए, तो ये भी बुध को मंदा करती है। लाल किताब एक और खास बात बताती है, जिसके ऊपर बुध के मंदा असर चल रहा होगा या बाय बर्थ बुध उसका मंदा होगा, तो किसी भी तरह का एडिक्शन पाल के जरूर बैठा होगा। गुटखा खा के दांत खराब करेगा। गुटखा, अब आप क्या नाम लूं मैं, कई प्रकार के हैं, तो मैं खाता नहीं तो मुझे मालूम नहीं ज्यादा, पर जो लोग दांतों में पान या गुटखा खाते रहते हैं जो उसके द्वारा खराब करते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। या शराब का आदी हो जाना, शराब का, कॉफी का आदि, मतलब किसी भी तरह का एडिक्शन, एक एक चीज का नाम मैं क्या लूं क्या ना लूं, तो ये सब नहीं होना चाहिए।
परंतु उनको कोई ना कोई चीज की वो लत लगा करके बैठे। ये भी बुद्ध के मंदे होने की निशानी है। और क्या निशानी है? किसी भी काम को शुरुआत तो बहुत जोश खरोश से करेंगे और थोड़े समय के बाद उसके ऊपर से फोकस हटा लेंगे। धीरे धीरे उनका फोकस कम होता चला जाता है। ये बुद्ध के मंदे होने की निशानी है। एजुकेशन में ब्रेक आना, जब वो पढ़ रहे होंगे वो पीछे याद करें, कुछ बातें होती हैं या तो उनकी एजुकेशन में ब्रेक आएगा, रेगुलर नहीं करेंगे, वो कहीं ओपन स्कूल से जा करके करेंगे या प्राइवेट वो करने का प्रयास करेंगे, या करेंगे इंजीनियरिंग का कोर्स, थोड़े समय बाद दिमाग में आएगा नहीं नहीं मैं तो नेचुरोपैथी करूंगा, वो नेचुरोपैथी में चले जाएंगे, या मैं बनूंगा म्यूजिशियन और वो कंप्यूटर का काम करना शुरू कर देंगे म्यूजिशियन बनते बनते। तो इस तरह के उतार चढ़ाव अगर एजुकेशन में आ रहे हैं या ब्रेक आ रहे हैं, ये भी बुद्ध के मंद होने की निशानी है। तो ये कुछ निशानियां बताई गई हैं ज्योतिष के अंदर कि जो बताती है कि आपका बुध मंदा है, तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो बताया गया है उनसे रिलेटेड कार्य ना करें। अपने घर में ध्यान रखें कि उनका घर साउथ फेसिंग भूल करके भी ना हो। यदि बुध किसी का मंदा है और वो साउथ फेसिंग मकान में रह रहे हैं तो ये उनके लिए घातक होगा। घातक का मतलब हेल्थ वाइज घातक होगा। फाइनेंशियली ब्लेम लगेंगे, लोग उन्हें चीटर समझेंगे कि ज्यादा धोखेबाज आदमी, स्वार्थी आदमी है। ये नहीं करना है। बुध ग्रह की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। ध्यान रखना, लाल किताब वास्तु को साथ लेकर के चलती है, इसलिए लाल किताब में एक कुंडली बनाई जाती है जिसे मकान कुंडली कहा जाता है। अपने घर की कुंडली, मकान की कुंडली बनाई जाती है। अपने घर के मैप के अनुसार ग्रह बिठाए जाते हैं कि अच्छा तुम्हारा रसोई अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो इसका मंगल मतलब मंगल फलाने भाव में बैठा होगा। ये ऐसे इसे मकान कुंडली कहते हैं। ये अभी चर्चा नहीं करेंगे। यानी कि इतना समझ लीजिए कि लाल किताब वास्तु को भी साथ में लेकर के चलती है। वो कहती है कि बिना वास्तु को ठीक किए आप पूर्णतया घर को ठीक नहीं कर सकते, पूर्णतया आप अपने ग्रह का इलाज नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा पूरा लाभ उठाना है तो आपको वास्तु को भी साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? अब बुध ग्रह, बुध को जैसे आप जानते हैं कि ये वाणी का ग्रह है। जिनका बुध खराब होगा वो बहुत जल्दी इरिटेशन में आ जाते हैं, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर बात उनकी कोई ढंग से ना सुने या उनकी बात का कोई विरोध कर दे तो तुरंत इरिटेशन में चले जाते हैं और इरिटेट होकर के उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं या उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, वाद विवाद कर बैठते हैं, जिससे कि रिलेशनशिप खराब हो जाती है या बात को बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, अपनी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहेंगे कि मैं तो यूं नहीं जी, मैं तो यूं हूं, मैं तो फन्ने खाऊं, मैं तो फलाना खाऊं। तो उस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने के आदी होते हैं। बिना मांगे सलाह देने के आदी हो जाते हैं। कोई कुछ कहे ना कहे उसको कहेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि मैं तो फलाना राम हूं और ये तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तुझे यूं नहीं करना चाहिए, तुझे यूं करना चाहिए। उसको पूरा गाइड करेंगे, पर खुद के मामले में उन्हें खुद को नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। खुद के मामले में बड़े ही असमंजस फील करते। अब जिन लोगों ने मुझसे वैदिक पढ़ा है
वो कहेंगे साहब इनमें तो आपने कुछ ऐसी चीजें बता दी जिनके सिम्टम राहु जैसे मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाल किताब में बुध ग्रह राहु का ही टुकड़ा है, बुध ग्रह राहु का ही टुकड़ा है। बुध के दो रूप बताए गए हैं लाल किताब में। एक है लालची स्वार्थी, जो कि राहु का रूप है। दूसरा रूप है सात्विक, जो कि बृहस्पति का रूप है। तो हम डिटेल में जब हम करेंगे ना, तब हम बात में करेंगे कि कौन सा बुध बृहस्पति का रूप हो जाता है और कौन सा बुध राहु का। जो आदमी सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की बात करता है कि सिर्फ मेरा भला हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, तेरा बेशक नुकसान हो, तेरे को चाहे कष्ट उठाना पड़े तू उठा ले, तो उसका बुध राहु की तरह का है, राहु की तरह असर पैदा करने वाला वो बुध माना जाएगा। तो ये कुछ निशानियां जो हैं आपको बताई गई हैं। अब बुध के कारकों की हम बात करेंगे। मैं फिर से आपको उस पर लेकर के जाता हूं। इसमें दान संबंधी नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार से दान दिया जाना चाहिए, किस चीज का दान दिया जाना चाहिए। अभी जो ये पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये वही पॉइंट है जो आपने पहले से वैदिक में पढ़े हैं। इंटेलिजेंस यानी कि विद्वानता, वाद विवाद की क्षमता, दांत, गर्दन, कंधे, हमारी स्किन यानी कि त्वचा, हमारी जवानी, हमारे अंदर की बेचैनी। ये ध्यान रखिएगा, ये बताना मैं भूल गया, जिन लोगों में पेशेंस नहीं होता, इम्पेशेंस के जो शिकार होते हैं, उनका बुद्ध भी मंदा असर देता है। चंचल स्वभाव, चतुर, चालाक, मजाकिया, मनोरंजक, टॉकेटिव यानी बातूनी, विश्लेषणात्मक, तार्किक, वैज्ञानिक, गणना, हंसमुख और लापरवाह, लचीला स्वभाव। अब मैं ये सब कारक तो बता रहा हूं बुध ग्रह के, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुध ग्रह के अंदर अंदर ये चीजें आती हैं। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि बुध ग्रह से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, वो सब चीजें बता रहा हूं मैं आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स, व्यापार, एस्ट्रोलॉजी, ऑथर या राइटर, ये सभी हम उसी से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब चीजें हम लोग बुध ग्रह से देखते हैं। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, चाची और छोटी कन्या, ये सभी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सारी चीजें वो थी जो हमें वैदिक में पहले से पता। बिल्कुल। आप सॉरी गुरुजी, एक मिनट प्लीज, किसी ने अनम्यूट किया हुआ है प्लीज, वो काफी डिस्टरबेंस हो रही है। म्यूट पे चले जाएं, अनम्यूट मैं करवाऊंगा, आप बिल्कुल थैंक यू चिंता ना गुरुजी। करें। चलिए, अब प्रश्न उठता है कि भाई अगर बुध ग्रह मंदा है तो क्या क्या चीजें खराब हो जाती हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए एक और टेक्निक भी है बुध को जानने के लिए। कभी कभी कुछ कुंडलियों में बुध उच्च का होता है, बुध बहुत स्ट्रांग होता है, पर बुध की ताकत का पता लगाने के लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक लाल किताब में दी हुई है।
अगर उसके अनुसार बुध किसी का खराब आ रहा है तो ये जान लीजिएगा कि उसको निश्चित रूप से बुध के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए और बुध की रेमेडीज आरंभ कर देनी चाहिए। आप समय बचा तो मैं जरूर वो टेक्निक भी आपको आज करवाने की कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं लेता पर मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ उपायों की बात कर लूं। जो उपाय, अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार काम ना करता, जहां पर वो रुपया पैसा रखता, एक नंबर उसको तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां पर वो कभी भी पैसा रखने का कार्य करता आता रहा हो, उस खाने को या उस जगह को, उस बॉक्स को, उस तिजोरी को कभी भी खाली ना छोड़े, गलती से भी खाली ना छोड़े। अगर कुछ लोग सूटकेस में अपना पैसा रखते हैं छुपा करके, कुछ लोग जो है तिजोरी में रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, कितनी भी परिस्थिति आ जाए। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और 1 लाख रुपए की आपको जरूरत पड़ गई, चाहिए आपको, इमरजेंसी है। अगर आप निकाल लें तो वहां पर मंगल और शनि स्थापित कर दें। मंगल शनि की स्थापित करने का मतलब होता है कुछ छुआरे, छुआरे यानी मंगल, और कुछ बादाम, बादाम यानी शनि, ये कुछ बादाम और छुआरे वहां पर उस जगह पर रख दे, उसे खाली नहीं छोड़े। ये ध्यान रखिएगा। लाल कपड़े में कुछ छुआरे और बादाम भर करके उस जगह पर रख दे तो पैसा तुरंत लौट आता है और वो जो व्यापारिक समस्या से जूझ रहा है उस समस्या से भी वो निजात पा लेता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो कई गलतियां जो हम लोग कर जाते हैं उसके बारे में लाल किताब बड़ा बताती है। ये फिर वही रिपीट है, बहन बेटी अगर परेशान हो, पहले से ही परेशान चलती हो, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी ना हो, अगर आपकी बिटिया सक्सेस नहीं हो पा रही हो, उसे परेशानी आ रही हो, कोई हेल्थ की सिचुएशन हो बेटी को, बेटी आपकी बात नहीं सुनती हो, बेटी के साथ वाद विवाद रहता हो आपका, तो भूल करके भी अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और ढोलक, तबला, रबड़ प्लांट, तुलसी प्लांट, मनी प्लांट ये घर में नहीं रखने चाहिए। सीपियां, कोड़ियां ये नहीं रखनी चाहिए और उन्हें तेज आवाज में संगीत नहीं सुनना चाहिए। उन्हें बहुत जोर जोर की म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। कोशिश ये करें कि ना सुने तो अच्छी बात है। घर में कैक्टस का पौधा ना लगाएं, कभी भी भूल के घर में कैक्टस का पौधा। अब आप कहेंगे कि कुछ लोगों के घरों में देखा है, कोठियों में हमने कैक्टस लगाया होता है। वो सब लगा सकते हैं जिनका बुध अच्छा है। फिर से मैं कहूंगा, वो अपने घर में तबला, सितार कुछ भी रखें, म्यूजिक सुने, कुछ भी करें, पर उनका बुध अच्छा होना चाहिए। म्यूजिक जोर से नहीं सुनना है, खास करके वो म्यूजिक नहीं सुनना है जिसमें बहुत अच्छी रिदम ना हो। सोल म्यूजिक वो सुन सकते हैं, वो सूदिंग इफेक्ट देने वाला म्यूजिक सुन सकते हैं, परंतु कोई जैसे ये हिप हॉप, रैप सॉन्ग टाइप की चीजें ना सुने, नहीं तो दिक्कत देगा। कन्या पूजन समय समय पर करते रहे। 13 वर्ष से आयु की कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं वो बुद्ध का रूप है, ध्यान रहे, वो बुद्ध का रूप है। और जो हमारे चारों तरफ जो हरियाली होती है, घास फूस होती है, जितना भी हरा कलर है हमारे संसार में, वो सभी का सभी बुद्ध का ही रूप है। छोटी बेटियों को भोजन करवाएं, बुक्स दें, स्टेशनरी दें, और जो ढाक के पत्ते होते हैं, 101 ढाक के पत्ते जल प्रवाह करें। कई जगह लाल किताब में ये भी लिखा है कि अगर साथ में चंद्रमा भी खराब हो तो उन्हें ढाक के पत्तों को दूध में, दूध से धो करके जल प्रवाह करना चाहिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे ढाक के पत्ते हमारे यहाँ पर नहीं मिलते, तो उनके लिए अगला उपाय है, रात के समय साबुत मूंग भिगो करके
अपने सिरहाने रखें और अगले दिन पक्षियों को चुगा दें। ऐसा उनको करना चाहिए। बुध ग्रह की बहुत सारी रेमेडीज हो सकती है। ये तो बात थी उन लोगों के लिए जिनका बुध तीसरे भाव में, 8वें में, 9वें में, 12वें में था, या जिनका बुध गुरु के साथ था, या बुध राहु के साथ था, या बुध केतु के साथ था। लाल किताब कहती है एक जांच और कर लेनी चाहिए जो पक्के तौर के ऊपर आपको बता देती है कि बुध ग्रह आपका कितना बलवान है, कितना नहीं। ध्यान रखें, जिनका बुध अच्छा होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मेमोरी पावर वाले होंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, वो बहुत ही टैक्टफुल होंगे, बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी होंगे, हमेशा मुस्कुरा करके जवाब देंगे, लोग उनके बहुत ज्यादा प्रशंसक होते हैं, फाइनेंस की नॉलेज उनको बहुत ज्यादा होती है, शेयर मार्केट में उनकी रुचि होती है और शेयर मार्केट में वो सक्सेसफुल भी होते हैं, व्यापार के अंदर वो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, कई कंपनियों में वो पार्टनरशिप रखते हैं या कई कंपनियों के मालिक होते हैं, बैंकिंग की नॉलेज उन्हें बहुत ही शानदार होती है। तो ये मैं कुछ अच्छे बुध के होने के गुण भी बता देता हूं। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, जिनका बुध जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे। पर ध्यान रखिएगा, अगर किसी का बुध मंदा है तो मान के चलिए उसका मंगल भी मंदा ही होगा, और जिनका मंगल मंदा है, जिनका मंगल मंदा है, वो लाल किताब बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। लाल किताब उनको बहुत ज्यादा सूट करती है। मैंने पिछली क्लास में भी उन लोगों को बताया था। मंगल मद्दा कैसे होगा? मंगल यदि चौथे भाव में हो, मंगल यदि 8वें भाव में हो, मंगल राहु के साथ हो, मंगल केतु के साथ हो, मंगल बुध के साथ, या जिनका बुध तीसरे भाव में हो, बुध 8वें भाव में हो, बुध 9वें भाव में हो, बुध 12वें भाव में हो, तो उनका भी मंगल मंदा होता है और वो लाल किताब बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। देखिए मित्रों, अब 1 घंटा हो चुका है। आप कहें तो मैं दूसरी टेक्निक के ऊपर बात करूं, और अगर आप परेशान हो गए हैं तो फिर हम यहीं पर विदा लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। गुरुजी सब सुनना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे सर, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो क्यों नहीं सुनेंगे। टाल दीजिए। चलिए फिर कोई छोड़ के मत भागिएगा, मैं एक कोई नहीं टेक्निक सर, बता आप देता हूँ, सुनाओ, हम सुनते हैं। आप लोगों के काम आएगी। मतलब हम लोगों का बुध अच्छा है सर अभी। वेरी गुड। अब बुध की बात कर रहे हो तो सबका बुध देखना गोचर में अच्छे स्थान पे ही बैठा होगा, तभी जाके आज हम लोगों को नॉलेज मिल रहा है। चलिए एक शनि और टेक्निक। बुध दोनों। एक मिनट सर, अगर गुरुजी। हेलो हाँ जी, एक मिनट मालूम, एक समाधान देने। हाँ अगर जी। बुध कन्या राशि का तीसरे घर में बैठा हो तो क्या उससे छठे में मानेंगे या तीसरे में? अरविंद जी, लाल किताब राशि को मानती ही नहीं है। अच्छा, उसे तीसरे में मानेंगे, ठीक है। वो कहती है भूल जाओ ये कुछ नहीं, वो तो बल्कि गुरु को भी चौथे भाव में उच्च का मानती है कि अगर गुरु चौथे भाव में है तो उच्च का है, ठीक, वरना नहीं है। ठीक है सर। तो उनके हेलो अपने सर। सिद्धांत है। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बुध अगर शनि के साथ बैठा हो युति करके, तो सर बुध अच्छा है कि बुरा है? पहली बात तो मैंने शनि का जिक्र नहीं किया मोनिका जी। जी सर। आप ये देखिए कि कौन से भाव में बैठा है, उसी का मानेंगे, और जिसका ओके अभी सर। नहीं आया है उसका इस सिद्धांत से पता चल जाएगा जो मैं अभी बताने वाला हूं, जिनका बच गया। ओके। जरूरी नहीं है कि जिनका 3, 8, 9 और 12 में है सिर्फ उन्हीं का मंदा है, कुछ लोगों का अन्य स्थान पर बैठ करके भी मंदा होता है। वो कैसे देखेंगे, वो चीज को हमने समझने का प्रयास करना है। वैसे तो इसको जो लोग कोर्स में हमारे शामिल होंगे उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं अभी आप लोगों से गुजारिश करूंगा संतोष जी कि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो अभी फिर जो है अगली टेक्निक रह जाएगी।
ये देख लीजिए कि थोड़ा लंबी है। 1 मिनट, मेरा चार्जर गड़बड़ाने लगता है। सर आप जब इजाजत देंगे, बस एक सवाल जानना था मुझे, एक आंसर चाहिए था बस समझने के लिए। बताएं। सर जैसे आपने कहा कि बुध मंदा तब होता है जब वो राहु केतु या गुरु के साथ हो, तो मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ युति में माना जाता है कि ट्राइन में भी उसको कंसिडर करते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, युति में, युति में। ओके सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कुछ मामलों में लाल किताब बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। आपको बिल्कुल लाल किताब एक अलग ही आयाम पर खड़ी दिखाई देगी आपको, मतलब हूबहू बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं होगी। हाँ, ये है कि में आपको पता म्यूट कर लें। आप सभी लोग इस टेक्निक को सीखने के लिए अपनी अपनी जन्म पत्रिका अपने सामने बना लें और बिना राशि के बनाएं, बस भाव बना लें अपने। जो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है उसको उसी के अनुसार रख दें बस। मैं आपको कुछ ग्रहों के 2 मिनट रुकना, हम पेन और पेपर लेते, 2 मिनट रुक जाना सर। सर इतनी देर से इनको पता ही नहीं था कि पेन पेपर लेके बैठना है। मैडम मैंने लेट ज्वाइन किया है, सीखने के लिए कभी भी सीखो ना तभी रहता है कि एस्ट्रोलॉजर होकर आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर के अभी कैसे प्लीज 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 बुध खराब हो जाएगा, किसी को भी बुध खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं करना है। मैं बुध को ठीक करने के उपाय बता रहा हूँ। चलिए सर जब हम लोग चलेंगे। सर चालू कीजिए। बताइए। टेक्निक क्या है? हर ग्रह को एक नंबर दिया गया है, एक मार्क दिया गया है, वो आप नोट करते जाएं। सूर्य को 9 नंबर दिए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी नोट करने में। आप देखें कि सबसे पहले लिखें बृहस्पति को 6 नंबर, बृहस्पति 6 नंबर, सूर्य 9 नंबर, चंद्रमा 8 नंबर, शुक्र 7 नंबर, मंगल 5 नंबर, बुध 4 नंबर, शनि 3 नंबर, राहु 2 नंबर और केतु 1 नंबर। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले आपने अपनी जन्म पत्रिका का गुरु को देखना है कि गुरु कौन से भाव में बैठा है। अब आप साथ में इस एग्जाम्पल को भी देखो कि इस एग्जाम्पल कुंडली में गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है? आप अपने बारे में देखिएगा गुरु कौन से भाव में बैठा हुआ। मान लीजिए किसी के गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु को कितना मार्क्स मिला हुआ है? गुरु को 6 नंबर मिला हुआ है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इस एग्जाम्पल कुंडली में गुरु दूसरे भाव में बैठा है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 12 आया। और किसी का गुरु अगर 4th हाउस में बैठा है तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। किसी का गुरु 5th में बैठा है तो फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए? इसी प्रकार से आपने देखना है
कि सूर्य कौन से भाव में बैठा है। तो एग्जाम्पल कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है और सूर्य को नंबर दिए हैं 9। तो यानी कि ग्रह जिस भाव में बैठा है और ग्रह को जितने नंबर मिले हुए हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। एग्जाम्पल कुंडली में सूर्य छठे में है, 9 नंबर मिले हुए हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 54 हो गए। मून भी सेकंड हाउस में बैठा है। मून को नंबर मिले हैं 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2। सर समझ नहीं आया 60। कुछ इसमें कोई मुझे। बात नहीं, नहीं समझ में आया ध्यान से सुनते रहो। बताइए जरा। तो नहीं, ध्यान से सुनते रहिए, नहीं समझ में आया। वीनस, एग्जाम्पल कुंडली देखिए जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम्पल कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है और शुक्र को भी 7 नंबर ही मिले हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 हो गया। इसी तरह मंगल कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा है। मंगल को कितने मार्क्स मिले हुए हैं? अच्छा, जो ये मार्क्स मिले हुए हैं ये फिक्स्ड है, पूरी लाल किताब में ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगे। इन्हें हम याद भी कर सकते हैं कि बृहस्पति को 6 नंबर, सूर्य को 9 नंबर, चंद्रमा को 8 नंबर, शुक्र को 7 नंबर, मंगल को 5 नंबर, बुध को 4 नंबर, शनि को 3 नंबर, राहु को 2 नंबर और केतु को 1 नंबर। ये हमेशा फिक्स रहने वाला है, ये ऐसा नहीं कि हर केस में बदल जाएगा, नहीं, ये हमेशा यही रहेगा। यानी लाल किताब के हिसाब से जो ग्रहों का बलाबल है वो इसी प्रकार से दिया गया है, वो फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो बुध अगर 7वें भाव में बैठा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। शनि 10वें भाव में बैठा है तो शनि का नंबर कितने 3 है, तो 30 हो गया। राहु 11वें में बैठा है तो 11वें को नंबर मिला हुआ है 2, तो 22 हो गया। और केतु 5वें घर में बैठा हुआ है तो इसको नंबर मिला 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 हो गया। अब आपने करना क्या है, इन सभी नंबरों को जो टोटल है 12, 54, 16, 49, 10, 28, 30, 22 और 5, इन सभी को जोड़िएगा और जोड़ने के बाद 9 से भाग दे दीजिए। बहुत सिंपल है, शुरुआत में मुश्किल लग रहा है। जो ग्रहों का मानदंड दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। आपकी कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में बैठा उस भाव नंबर से उस ग्रह की ताकत को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन सब को बराबर जोड़ते चले जाइए। और सबको बराबर जोड़ने के बाद जो टोटल संख्या आएगी, तो कितनी आ रही है संख्या जोड़िए। एग्जाम्पल कुंडली में कितनी आई है और आप अपनी में देखिए कितना आया। गुरुजी मेरा 25 आया। गुरुजी 226 आया टोटल। 226 आया। ये कैसे गलत आ रहा है? मैं जोड़ता हूँ, 17। देखिए मैं अभी जोड़ता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल कुंडली जोड़ रहा हूँ, पहले आप अपनी भी जोड़िएगा, पर पहले एग्जाम्पल कुंडली जोड़ते हैं समझने के लिए। नंबर 12, फिर 54, फिर 16, फिर 49, फिर 10, फिर 28, फिर 30, फिर 22, फिर 5, 226 आ गया। अब 226 को आप 9 से
2 25 9 से कहा करें, 9 से 25 आ 18, गया सर। 4 25 इसका रिमाइंडर कितना आएगा? शेष फल कितना आएगा? 1 आएगा। वेरी गुड। शेष फल कितना आएगा? 1। ये चीज क्लियर हुआ? किसका शेष फल 1 आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि 1 आ गया? जी सर। टोटल कितना आ गया था सर? 226 को 9 से भाग देंगे तो लास्ट में शेषफल 1 बचेगा और 1 नंबर केतु का बलाबल है। आपने जो सीरीज बनाई थी देखा, राहु को 2 नंबर मिले हुए, केतु को 1 नंबर मिला हुआ। अब हमें ये देखना है जैसे हालात केतु के होंगे, यानी कि केतु जितना अच्छा होगा कुंडली के अंदर उतना ही अच्छा बुध माना जाएगा, और केतु अगर खराब हो जाएगा तो बुध भी समझो खराब माना जाएगा। तो ये एक तरीका है, पक्का तरीका, पर आप सभी ने अपनी अपनी कुंडलियों के अनुसार देखना है कि आपका बुध ग्रह किस ग्रह पर डिपेंड कर रहा है। जरूरी नहीं कि आपका केतु से आए। मान लीजिए किसी का शनि से आ गया, किसी का रिमाइंडर 3 बचा, तो 3 बचा तो इसका मतलब उसका बुध किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि शनि कैसा है। शनि अगर अच्छा है तो बुध उसका बेहतरीन होगा, चाहे वो नीच का ही क्यों ना बैठे। सर मेरा 182 टोटल आया है और उसमें अगर 9 से डिवाइड करें हम तो रिमाइंडर 2 है, तो 2 नंबर राहु का है। राहु का है तो राहु देखना पड़ेगा कि कुंडली में कौन से भाव में बैठा है, और वो अच्छा है कि वो 12वें भाव में है। राहु 12वें भाव में है और अकेला है। राहु 12वें भाव में है और वो अकेला है, तो राहु 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता। वो मैं आगे चल करके जब हम कोर्स करेंगे तो उस कोर्स में आपको एक एक बात बताई जाएगी कि कैसे गुरु अच्छा माना जाता है, कैसे मंगल अच्छा माना जाता है, कैसे बुध अच्छा माना जाता है, कैसे बृहस्पति, मतलब हर ग्रह के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा ग्रह कैसे अच्छा या बुरा माना जाता है। जैसे आप लोगों को मैंने बता रखा है, जैसे किसी का रिमाइंडर 6 आ जाए तो उसका 6 नंबर किसका है? बृहस्पति। तो गुरु उसका जैसा कुंडली में होगा वैसा ही बुध अच्छा माना जाए। अब जैसे गुरु को कैसे देखेंगे? गुरु को देखने का तरीका सिंपल, मैंने कई बार क्लास में बताया है। राहु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह यदि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में यदि राहु, बुध या शुक्र तीनों में से कोई एक आ जाए तो गुरु खराब माना जाए, अच्छा नहीं माना जाए। यानी कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में राहु, बुध, शुक्र में से कोई भी एक ग्रह या 2 ग्रह आ जाएं तो गुरु को मंदा माना जाता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें कुछ तो गुरु के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, कुछ बुरे मिल रहे हैं। लाल किताब उसके बारे में बहुत डिटेल से समझाती है, वो आपको कोर्स में पता चलेगा कि किस स्थिति में ग्रह मंदा जो असर दे रहा है वो किस चीज के ऊपर देगा। जैसे लाल किताब में एक फार्मूला बार बार आता है कि साली से दूरी बना करके रखे जिनका बुध खराब, साली से निकटता ना बना करके रखे। अब आप में से, हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा बुध का तो मंदा आ गया, जिसका मतलब हम साली से बातचीत ना करें। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा आपको वहां पर मिलेगी। सर मैंने कैलकुलेट कोई कह सकता है, महिलाएं प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। मीना जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, सभी लोग अभी म्यूट कर लें, मैंने अभी मौका नहीं दिया है। किसी के बड़ी बहन भी है, छोटी बहन भी है,
अब वो व्यक्ति ये भी कह सकता है जी बुध तो मेरा मद्दा है, पर मेरी एक बहन तो बेचारी परेशान है और एक बहन मेरी सुखी है। तो कुंडली में कैसे देखेंगे कि बड़ी वाली दुख पाएगी या छोटी वाली दुख पाएगी? तो इसका भी पूरा पूरा उसमें डिटेल्ड स्टडी है। ये सिर्फ डेमो क्लास है आज की, ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा कोर्स आज आपको बता रहा हूं। जस्ट एक बताने का प्रयास है कि ये लाल किताब किस तरीके से प्रिकॉशंस बताती है। लाल किताब का फार्मूला है कि भाई उपाय तो बाद में करना, पहले कुछ प्रिकॉशंस जरूर ले लो। अगर आप प्रिकॉशंस लिए बगैर अगर उपाय करते हैं तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत लाउडली बोलती है लाल किताब कि मतलब आपको 0 रिजल्ट मिलेगा अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। तो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे जिसका बुध मंदा है और उसके दांत भी खराब है, दांतों की तकलीफें भी है, तो तुरंत अपने दांत ठीक करवाए। अगर वो दांतों को ठीक नहीं करवाता है, दांतों की प्रॉब्लम के साथ चलता रहता है और बुध के इलाज भी करता है, तो लाल किताब कहती है कोई लाभ नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो हमारी डिटेल से चर्चा हमारे कोर्स में इसके विषय में चलेगी। ठीक है, अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेंगे क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है। और हमारी जो क्लास का जो टाइम रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। हम रात को 9 बजे नहीं रखेंगे, हम शाम को 7:30 बजे भी नहीं रखेंगे। मैं कोई ऐसा समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो सभी को सूट कर जाए और सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। और ये हमारे कोर्स की एक बहुत अच्छी खुशखबरी देता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने अपनी फीस जमा करा दी। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारा ये जो बैच बना है बहुत ही शानदार बैच बन रहा है। मैक्सिमम लोगों ने फीस भी जमा कराई है और बहुत ही लोगों ने आगे बढ़ करके इंटरेस्ट शो किया है इस कोर्स को ज्वाइन करने। तो इसका मतलब लाल किताब अपने आप में ही जो है पहले से ही बड़ी फेमस है। इसका मतलब आपका बुद्ध कमजोर नहीं है। सर मेरा तो 35 आया टोटल, क्या करूं? क्या करें उसके लिए सबसे पहले तो आप कोर्स ज्वाइन करें ताकि हम बताएं आपको कि क्या करना है। सर वो तो कर लिया ऑलरेडी ज्वाइन। अच्छा, तो फिर कोर्स में बताएंगे आपको। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए। सर 7:30 से पहले समय ना रखें। हाँ, 7:30 से पहले नहीं लेंगे। अरविंद जी आपका भी हमें पूरा ध्यान है कि आपकी क्लास चलती है। सर 9 बजे का ही टाइम ठीक है ना? 9 बजे का आपने 9 से नहीं सर नहीं चाहिए। वो इस मामले पे कोई विवाद ना करे, वो मेरा फैसला, सुप्रीम कोर्ट फैसला। एक सवाल पूछना था। हाँ नीरज जी, जैसे मान लो बुद्धि किसी का ना ठीक हो या कोई ग्रह नहीं ठीक हो और वही किस्मत का ग्रह भी बन जाए, ठीक है, तो कैसे मैच होगा? पहली बात तो जो भी ग्रह किस्मत का ग्रह बनेगा वो हमारी जन्म पत्रिका में बहुत विशेष स्थान रखता है। किस्मत खोलने की जिम्मेवारी उसी के पास है। नंबर 1 बात, अगर वो ग्रह खराब होगा तो हमें पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो ख्याल और ख्वाब बहुत ऊंचे सजाएगा। सर आवाज नहीं आ रही, बीच में डिस्टरबेंस है जी, बीच में डिस्टरबेंस। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। राम जी बाबू म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, शांति बनाए रखें। मैंने बताया है जिन लोगों में बेचैनी ज्यादा है उनका बुद्ध ठीक नहीं होता, तो इस बात पे ध्यान दिया जाए। सर एक क्वेश्चन था मेरा। एक मिनट पहले एक का जवाब दे दूं मैं। नीरज जी ने क्वेश्चन पुट किया हुआ है पहले से ही। तो नीरज जी, अगर किस्मत का ग्रह मंदा दे होता है तो उसके उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो उसके उपाय सबसे पहले करने चाहिए, सारे काम छोड़ करके उसके उपाय करने चाहिए, क्योंकि कोर्स में पढ़ाया जाएगा कि किस्मत का ग्रह कैसे ढूंढा जाता है अपनी कुंडली के अनुसार, ना। तो वो उसका भी पूरे नियम है
कि सबसे पहले केंद्र स्थान में उसको ढूंढा जाता है, केंद्र स्थान में ना मिले तो नवम स्थान में ढूंढा जाता है, नवम स्थान में ना मिले तो फिर तीसरे स्थान में ढूंढते हैं, तीसरे में ना मिले तो फिर पांचवें में ढूंढते हैं। उसका पूरा नियम है। और फिर लास्ट में 12वें तक भी ढूंढा जाता है। तो ज्यादा बेटर है कि केंद्र में मिल जाए किस्मत का ग्रह, और अगर वो मिल जाए और मिलने के बाद अगर वो अच्छा है तो उस आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक किस्मत उसको बहुत सपोर्ट करती रहती है, वो आगे से आगे उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। और अगर नहीं है तो फिर लाल किताब सीधा कहती है मायूस नहीं होना है, आपने कुछ प्रिकॉशंस लेने और कुछ रेमेडीज करनी है और उसके हिसाब से चलना है। साथ में वर्ष फल में वो ग्रह कहाँ पर जाकर के बैठता है, इस चीज का हर साल ध्यान रखना है, उसका विशेष महत्व बना के रखना। थैंक यू सर। हाँ लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी एक एक करके सभी के पास आ रहा हूँ, सभी के पास आ रहा हूँ, प्लीज प्लीज। जी गुरुजी, अभी जो हमने ये कैलकुलेशन करी थी, जो टेक्निक आपने बताई, उसमें अगर किसी का रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको हम किसके कंपेयर कौन बोल रहा है? रश्मि है? रश्मि 0 नहीं आएगा रश्मि जी, आराम से करिए आप। सर अभी मेरा 0 भी नहीं 0 आता। है, मेरा भी 0 कोई बात नहीं, फिर आप क्लास अटेंड कीजिए और 0 से फिर कुछ और बना देंगे। सर क्लास अटेंड कर। हाँ बस बस बस, फिर क्लास में है ना, अभी फिर वो डिटेल में जाना, देखना पड़ेगा आपका कहाँ गलती खा गया। सर एक क्वेश्चन। हाँ सर, एक 0 के एक केस में पहले औरों को मैं सभी को नंबर दूंगा, आप चिंता मत करें। आप एक चीज जानते हैं कि मैं जो जो क्वेश्चन पूछता है मैं भागता नहीं हूँ, है ना, मेरा मंगल कमजोर नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करें। तो लक्ष्मी जी हाँ बताइए। सर पहला सवाल मेरा ये है कि आपने जैसे कहा कि सभी बुद्ध है, ठीक है, अगर बुद्ध जिनका मंदा है तो सीढ़ी की रिनोवेशन करवाएंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो पहले सीढ़ी बनवाएं फिर तोड़वाएं। तो उसी जगह पे अगर सीढ़ी बनवानी है तो तोड़ेगी कैसे, बनेगी कैसे? फिर उसके कुछ नियम है। नियम क्या है लक्ष्मी जी, कि पहले बुद्ध के उपाय करने होंगे, बुद्ध को कायम करना होता है। जो लाल किताब में एक शब्द आता है कायम करना, किसी चीज को यानी कि स्थापित करना, उसको बनाना, तो फिर कायम करने के तरीके आते हैं, यानी कि हम बुद्ध को मेंटेन कर रहे हैं, बुद्ध को बना रहे हैं। ठीक है गुरुजी, मेरा आंसर मिल गया इसी में ही, यानी आगे चल के इसकी रेमेडी पार्ट होगा। हाँ। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन ये कि तुलसी का पौधा, जिनका बुद्ध मंदा है उनको तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। हमारे सनातन में एक रिचुअल है कि तुलसी के पौधे को मान्यता दी जाती है, और परिवार में कुछ सदस्य हैं जिनका बुद्ध कुछ का अच्छा प्रभाव दे रहा है, कुछ का मंदा दे रहा है, तो पौधे के तुलसी के पौधे को कहाँ पे फिट करें? पहली बात तो वो तुलसी के पौधे को फिर ऐसे में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसको मंदा है, नंबर 1 बात। नहीं तो उनके साथ दिक्कत और बढ़ जाएगी। प्रयास करें कि घर में ना लगाएं तो उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो वो पूजा करेंगे घर में लगाएंगे तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादा पाठ पूजा करने से बुद्ध मंदा वाला व्यक्ति कभी कभी ज्यादा पाठ पूजा में भी एंट्री कर जाता है। ज्यादा पाठ पूजा में भी एंट्री करने से बुद्ध के नेगेटिव रिजल्ट सामने आ जाते हैं, और खास करके वो तुलसा जी की पूजा करे तो और भी दिक्कत में आ जाता है। कोशिश करें फिर उन्हें, अगर फिर भी तुलसा जी की पूजा करनी है तो किसी मंदिर में जाकर के वहां पर जल सींचे, अपने घर की तुलसा को नहीं सींचे। तीसरा क्वेश्चन जो कि अभी तक आपने बताया नहीं है, आगे चल के शायद आप बताएंगे, इसमें मैंने सुना रेमेडियल पार्ट में 43 डेज अलाउ किए जाते हैं, कंपलसरी होते हैं, और उसमें एक रेमेडी होती है जल प्रवाह करने की, जो कि आज की डेट में पॉसिबल हर किसी से नहीं हो पाती। तो क्या इसके भी कुछ सरल तरीके हैं? पहली बात का आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कोई भी कार्य अगर हम 40 दिन तक करें, 40 डेज तक अगर हम करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है और वो हमारे अंदर परिवर्तन पैदा करता है। कोई भी एक आदत, कोई भी एक कार्य अगर हम लगातार 40 दिन तक करते हैं तो 41वें दिन पे उसको करने में हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए लाल किताब कहती है 43 डेज, उसके पीछे उसका कंसेप्ट है 4 और 3 7 का कंसेप्ट है, 7 ग्रहों का कंसेप्ट है,
वो कहती है कि 43 दिन तक कोई भी उपाय करने पर वो ग्रह कायम हो जाता है, मतलब वो मान लिया जाता है कि अब वो ग्रह कायम हो गया, उसकी ताकत बन गई है, तो इसलिए 43 डेज का इसमें विधान है। दूसरी बात, जहां पर बहते जल में प्रवाह की बात को कहा गया है, इसके भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। जब हम उपाय करवाते हैं तो बहुत से तरह से चीजों को प्रवाह करने का, जमीन में दबाने का, अपने से दूर ले जाने का, दान करने का, वीराने में जब दबाने का, सरकारी जमीन में जाकर के चीजों को दबाने का, अलग अलग जगहों पर इसका विधान दिया हुआ है, या यज्ञ के द्वारा उसको आहुति देने का भी विधान बताया गया है, मंदिर में जाकर के देने का विधान बताया गया है। तो बहुत सारे विधान हैं जहां पर हम जल के द्वारा प्रवाह नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य अपने से दूर ले जाना, यानी कि अपने से बहुत दूर जाकर के उस चीजों को रख करके आना है। बहते जल में प्रवाह करने के पीछे जो थ्योरी थी वो ये थी कि जल बहता हुआ पता नहीं कहां तक जाएगा, हमारे दुख, हमारे कष्ट, जो चीजें हम, जो ग्रह हमें नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, उसकी कारक वस्तुओं को हम बहते जल में प्रवाहित कर देंगे, तो वो चीजें जो हमसे दूर चली जाएंगी, वो एक प्रकार के हमारे दुख और कष्ट हमसे दूर ले करके जा रही हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से कार्य करती हैं चीजें। तो हमारी लाल किताब में बहुत सारे सिंबॉलिक चीजें ज्यादा है और वो साइकोलॉजिकली बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सर एक क्वेश्चन था सर। धन्यवाद गुरु जी। ठीक सर है, मेरा क्वेश्चन, नेहा सर, जी हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ बताइए नेहा जी। सर मेरा जैसे श्रीफल 4 आया है, तो 4 मतलब बुध का है, तो बुध पर, जी। बुध की स्थिति पर ही बुध डिपेंड करेगा। हाँ जी जी जी, जी बिल्कुल। और सर बुध गुरु के साथ बैठा है 7वें घर में। हाँ तो अच्छा नहीं हुआ, बुध मंदा हो गया। जो मैंने कंडीशन लिखवाई थी उसमें ये भी लिखवाया था, गुरु बुध के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ प्रीति अमित जी। हाँ सर, बताएं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लाल किताब के उपाय है, मैं बहुत टाइम से सुनती आई हूँ कि वीराने में जाके दफनाना, अभी आपने उसका क्वेश्चन तो आंसर तो दे दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन तभी भी वीराने में जाके दफनाना है या शमशान भूमि में जाके दफनाना है, तो वो पॉसिबिलिटी अभी आज के तारीख में थोड़ी सी कम रहती है कि वीराने का तात्पर्य समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वीरान समझ का गए मतलब ये है दूर जगह कि ऐसा स्थान जहां पर आमजन जल्दी से नहीं जाता है, कहीं पर भी दूरी जा करके करना है, ये चीज है। दूसरी बात, जो शमशान भूमि की जो बात कही गई है, पहले शमशान का विस्तृत एरिया नहीं होता था जिस जमाने में लिखी गई। लाल किताब को हमें इस समय में बड़ा प्रैक्टिकली समझने की आवश्यकता है, यूं नहीं कि पुरानी चीजों के हिसाब से ही हमने चलना है कि शमशान भूमि छोटी सी रह गई और वहां पे जाके दबाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं सबको पता चलेगी, क्योंकि जो भी नहीं हम झगड़ा उपाय हो देते जाएगा, हैं, वो हाँ, हम झगड़ा नहीं हो जाएगा। बताते। अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा होता है, जैसे कि अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा होता है, तो हमें उसकी शमशान भूमि में अच्छी चीज रखवानी होती है। जैसे सपोज करो किसी का गुरु अष्टम भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि पीपल का पेड़ शमशान भूमि में लगाओ। अब पीपल का पेड़ शमशान भूमि में लगाएंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, सबको लगेगा कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर किसी का बुद्ध बैठा है, तो जो घड़ा होता है हमारा, वो घड़ा जो है बुद्ध का रूप है, तो वहां पर घड़े रखवा दिए पानी के भर करके, तो उसके हमें थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड से सोच करके उसकी मैं रेमेडी यही पूछ रही थी, आपने इतने साल प्रेडिक्शन किया या इतने साल उपाय दिए, तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं और आएंगे, चेंजेस फायदा मिल आएंगे। रहा है क्योंकि सर अपने एक को देखो, प्रश्न जैसे मेरा कि भी था। हमने वैदिक का पार्ट एक कृष्ण मूर्ति बनाया और हम उपाय देते हैं, तो अपने टेस्टेड उपाय बन जाते हैं कि ये उपाय मैंने इस चीज के लिए दिया था। हम मतलब हमारा एक ग्रुप एस्ट्रोलॉजी का, हम ये कहते हैं कि ये नया उपाय मैंने करवाया था, जातक को लाभ हो गया इस उपाय से। वो तो खोज तो अपने को निकालनी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र काफी पुराना, उस टाइम पे उस स्थल काल परिस्थिति से लिखाया गया था। जी जी, और सर मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। पहली बात बहुत धन्यवाद,
बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, मतलब लाल किताब का ये एडवांस रूप देके, क्योंकि मैं सुनती ही आई थी बहुत सालों से कि स्मशान भूमि और ये आपने टेस्टिंग। सर एक प्रश्न मेरा भी था। हाँ एक मिनट। हाँ कविता जी, सभी के पास आ रहा। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि कैक्टस तो नहीं लगाना है, तो क्या हमको एलोवेरा में भी वो होते कांटे, वो लगा सकते हैं? एलोवेरा लगा सकते हैं, एलोवेरा में वो चीज नहीं है ना, कैक्टस अलग चीज है। वो हम लाल किताब उसको कांटे के रूप में नहीं मानती, वो वास्तु में माना जाता है कि इसमें कांटे इसलिए मत लगाओ है। हाँ, और सर मूंग आपने सिराने रखने बोले हैं भिगो के, हाँ। तो वो कब, बुधवार की रात को कि कोई और दिन की? मंगलवार की रात को। ओके। बुधवार को पक्षियों को चुगाने हैं। ये अभी उपाय मत करना भैया, जो कोर्स करे वो पहले समझ लेना, फिर अभी बहुत सारे इफेक्ट बट नहीं बताए गए हैं, मत चक्कर में पड़ जाना कहीं, फिर दिक्कत में हो जाए ना। क्योंकि बुद्ध बहुत जो है सारी वहम की आदतें हैं। बीमारी भी बहुत पैदा, बहुत सारी बुद्ध की चीजें हैं ऐसी जो मैंने अभी नहीं बताई है। बुद्ध वहम की बीमारियां भी बहुत पैदा कर देता है, तो 100 तरह की बातें हैं, चक्कर में मत पड़ना। इसका डायरेक्ट संबंध फाइनेंस से है, डायरेक्ट संबंध इसका व्यापार से है, तो बिना सोचे समझे मत कर देना। सर हाँ वो अमर लिखने जी। की आदत है ना, बस इसीलिए हाँ नहीं लिखी। लिखिए, पर मैंने कहा कहीं ऐसा मत कर देना कि आप बड़ी शिद्दत के साथ पूछ रहे हैं कहीं मंगलवार कोई कर दे कांड। तो ये मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत फास्ट काम करती है लाल किताब की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं ये लाल किताब जो है कई बार पढ़ा चुका हूँ। आज रचना जैन जी नहीं है, जो मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं, उन्होंने पहले भी लाल किताब मुझसे सीखी हुई है, आज वो किसी कारण शायद आई नहीं, जबकि उन्होंने ज्वाइन तो करना है इस कोर्स को। हाँ अमर जी बताइए। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मुझे एक बात आपसे पूछना था। हाँ। कि जो रेमेडीज जो है इसमें लाल किताब में, तो हाँ। इसके ऊपर जैसे कुछ ऐसा रेमेडी भी है शायद, आप हम लोग को बताएंगे? जैसे एक बार में ही हो जाता है, मतलब जैसे 43 डेज नहीं है कि एक बार में भी हो जाता है। एक बार और की भी है। इसमें रेमेडीज कई प्रकार की होती है अमर जी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। कुछ रेमेडीज एक ही बार करनी होती है, वो भी है। गुरुजी इसमें कि हम लोग कौन सा बुक्स हमको मतलब हम लोग ले सकते हैं, मतलब थोड़ा प्रेस्क्राइब करने मुझसे पढ़ना है तो कोई मतलब, मेरा हमेशा एक ही जवाब रहता है। हाँ गुरुजी। मैं जब शुरू में 2 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कौन सी बुक लूं, मैंने कहा कोई मत लो। सही में। तो अब भी कह रहा हूँ कोई मत लो, सीख जाओगे। हाँ मंजीत जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपने शुरू में बताया कि जिनका बुध वीक होता है, मंदा होता है, उपाय वगैरह को लेकर के एक तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं रहता, इंटरेस्ट रहता भी है तो इफेक्ट उतनी जल्दी नहीं आता। तो गुरुजी ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई फिर, मतलब जिसका वीक है अगर वो करता भी है उपाय तो उसको इसका मतलब उतना उसको काम नहीं करेंगे वो उपाय। उसको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं मंजीत जी, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर बुध के उपाय करने हैं तो उसको प्रिकॉशंस लेने। उसके घर में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पड़ा हुआ है, जैसे कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है, घड़ी पुरानी हो गई है पर उसने संभाल करके रखी हुई है, उसको बाहर करो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो काम में नहीं आ रहा पर संभाल के रखा हुआ है, उसको बाहर करो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उनको करवाना पड़ता है। मनी प्लांट का पौधा लगाया हुआ है, नीचे बिखरा हुआ है, ऊपर नहीं चढ़ा रखा है, तो उसको ठीक करो या उसको बाहर करो। तो ऐसे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद रेमेडी करनी पड़ती है, फिर वो जाकर के असर। अच्छा। अगर बिना प्रिकॉशन, लाल किताब कहती है बिना प्रिकॉशंस के अगर रेमेडी करेंगे तो मामला गड़बड़। जी वो ब्रह्म वाक्य आपने सबसे आखिर में दिया। हाँ ज्योति जी। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। नमस्कार सर मुझे जैसे थोड़ा ये डाउट है कि जब मैंने पहली बार कोर्स किया है तो मुझे थोड़ा ये रहता है, जैसे हम ये कोर्स करते हैं और जो हमने अभी तक सीखा है
उन दोनों को कहीं ऐसे हम दोनों को साथ में लेकर तो नहीं चले दिमाग में, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो ग्रह हमने वहां पे अच्छा सीखा था कि इन अच्छे उपाय करने से खराब हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि आप ज्वाइन करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता सर, है मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो मिक्स, सर मैं नहीं नहीं, ये आपसे तो आपके पूछना चाह ऊपर रही है, हूँ कि सर ये तो आपके ऊपर है उसको ना दिमाग ज्योति में, जी, ये तो आपके ऊपर है कि आप, भाई मैं तो कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, मैं तो कंफ्यूज होने नहीं या तो दूंगा। जैसे सर आप ये तुलसी का बारे में अभी बताया कि नहीं रखना चाहिए, आपने बताया जवाब, तो जैसे तुलसी, और हमने कई जगह सुना है कि तुलसी ऐसा पौधा है जो सबको रखना चाहिए, तो इन दोनों बातों को कैसे माने फिर, मतलब आपके जिनका बुद्ध अच्छा है उनको रखना चाहिए, मना नहीं है, लाल किताब मना नहीं कर रही, वो तो कह रही है जिनका अच्छा है उनको रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, तुलसा विवाह करवाना चाहिए, उनकी तो तरक्की उन्नति हो जाएगी। ठीक है, जी सर। बहुत सारी सुनी सुनाई चीजें साइड में हो जाएंगी, ये तो बात पक्की है, लाल किताब में बहुत सारी नई चीजें आ जाएंगी और जो आपको एक नया नजरिया दी। हाँ तुलिका जी। सर जैसे कभी किसी किसी के घर में तुलसी जी रखते हैं और बहुत अच्छा है, और उसके बाद उसकी तुलसी जी सूख जाती है, तो इट मींस उनका बुद्ध खराब हो रहा है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, मौसम के अनुसार भी सूखती है, और कई बार तुलसा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता तो भी सूख जाती है, तो कई कारण होते हैं, वो उसमें बुद्ध का रोल नहीं सर मेरा रिमाइंडर 7 आया है। रिमाइंडर 7 आया है 7। हाँ तो देखिए 7 नंबर किसको मिला हुआ है, किस ग्रह को मिला हुआ है। हाँ पूजा जी, पूजा जी बोलिए। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो मुझे पूछना था कि ये फुल कोर्स होगा ना कि बेसिक है या कुछ ऐसा? आप पूजा जी क्योंकि पूरा ही होगा, और पूरा होगा। आप में हिम्मत होनी चाहिए, पूरा सीखिए। जी जी, नहीं कई ये बार सभी होता है ना को, कि बेसिक आपका है। डाउट नहीं है, ये सबका डाउट है, क्योंकि मार्केट में 21,000 रुपए से कम में कोई भी लाल किताब नहीं कराता, और हमने रख दिए 7,000 रुपए मुश्किल से, तो सभी नहीं डाउट वो में है तो कि ये क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे। ये हमारी ये है नहीं ना सर, साधु महात्माओं का एस्ट्रो पाठशाला है, यहाँ ऐसे ही चलता है, यहाँ कभी भी नहीं सर कुछ वो भी तो हो मुझे जाता है। पता है, आपने फुल कोर्स की फीस बहुत कम रखी है, तो मैं हाँ तो मतलब ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे तो नॉलेज नहीं है वो इसकी कोई बात नहीं, कि कोई बात इसमें कुछ। इतना करा देंगे कि कुंडली पकड़ लोगे बस, है ना। हाँ ठीक है सर। सर मैं भी रमनी कर रही उपल हूँ जी। सर। ये इसी सैटरडे से शुरू हो रहा है? हाँ हाँ, इसी सैटरडे से पूरा प्रयास किया जाएगा। जी सर, जी सर, मैं भी कर रही हूँ सर, तो मेरा आशीष भी विज नाम। जी। ऐसा है कि जैसे आप कह रहे थे कि जो बुध अगर मंदा होता है तो उसके दांत वगैरह खराब होते हैं, तो अब हमारा वो हमारे क्या, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, तो हमारे सारे दांत खराब चल रहे हैं, तो अब ठीक कराने लायक तो है नहीं, तो सारे निकलवा दें फिर? नहीं नए लगवा लो, वही करवाना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें जो इसको डिवाइड 9 से करना है ना सर? हाँ तो अपना 210 आया, तो 210 का डिवाइड करते तो 23 पॉइंट आता है ना। कोई अभी आप बना के रख लीजिए, जो लोग कोर्स में आएंगे फिर इसके ऊपर एक बार डिटेल से हम लोग विद एग्जांपल्स करेंगे, सभी का लेंगे, और फिर हम इसके करेंगे चर्चा। ठीक है, ठीक है, राइट ठीक है। सर, और कोई तो नहीं रह गया? हाँ कविता जी जल्दी बताइए। जी हाँ, जल्दी ही बता रही हूँ। एक ही बात है कि अगर इवनिंग 6 to 8 हुआ ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं वो करने में। आपकी इच्छा है कविता जी। देखिए एक चीज मैं सर आपको भी मैं कह दूं, मत बताइए। मैं आपकी तरह ही बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ। मैं कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। मैं कहता हूँ ये आप लोगों को देखना है कि ज्वाइन करना है नहीं करना। मैं बेस्ट तरीका ये खोजूंगा कि सभी के काम में आ जाए। मैं ऐसा टाइम खुद ही खोज रहा हूँ कि कोई ऐसा समय मैं निकालूं जिसमें हम सभी को साथ लेके चल सके। और फिर भी कोई मुझे कहता है कि साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कहूंगा जी कोई बात नहीं, ऐसी क्या, ये आपके ऊपर है कि इतने कम प्राइस में लाल किताब सीखनी है कि नहीं सीखनी है। अगली बार हो सके ये 21,000 रुपए में आए कोर्स, वो आपके ऊपर है। सर नहीं, 9 o'clock अच्छा है, आपने जो कराया है ना हाँ रमनी बहुत जी ही अच्छा है। बताइए।
गुरुजी, सर एक मैंने आखिरी एक सवाल पूछ लूं सर? हाँ जी बताइए। सर एक ये, जैसे आपने बताया कि गुरु और मरकरी दोनों साथ में हो तो बुध खराब हो जाता है, लेकिन सर हमने जैसे पाराशर में सीखा था कि मरकरी की एसोसिएशन के हिसाब से उसकी वो रहती है, तो गुरु तो बेनिफिक ग्रह है, तो फिर उसमें उसको बेहतर माना गया है। अनुराग जी नहीं, वो वहां पर पूरी बात आपने फिर इसका मतलब सुनी नहीं है। वहां पर भी इसे पितृदोष के रूप में माना गया है। पराशर ज्योतिष में भी गुरु बुध साथ में आ जाते हैं तो पितृदोष की कुंडली बन जाती है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, गुरुजी तो मेरा लाल सवाल। किताब में भी अच्छा नहीं माना जाता, वहां पर भी अच्छा नहीं माना। गुरुजी हाँ बताइए रमनी जी। सर, मैंने ये कहना था, आपने कहा कि आपकी ये लगन चार्ट बना लो। मार्केट में इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो क्या कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए हमें? कोई भी रमनी जी ले लो, बिल्कुल भी कोई लाल किताब की तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। जो आपने अपनी जन्म पत्रिका अपने घर पर बनवा के रख रखी है वो जस्ट एनफ है। लाल किताब सीखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इसके नियमों को सीखना है, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। उसको नियमों को लगाते जाइए, लाल किताब सीखते जाइए और रेमेडीज करते जाइए, भाई इतना ही। ठीक है ना, कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती इस कोर्स के अंदर। मेरे पास ही नहीं आज तक लाल किताब का सॉफ्टवेयर, तो मैं नहीं नहीं, लाल किताब का नहीं, वो कुंडली बनाने वाला सॉफ्टवेयर पूछ रही हूँ, जैसे मेरे पास तो नहीं बना हुआ कोई है भी हमारे। पराशर लाइट भी ले सकते हैं आप, कुंडली प्रो भी ले सकते हैं, जगन्नाथ होरा भी ले सकते हैं आप, और आपको जो फ्री में मिल जाए वो भी ले सकते हैं। ठीक है सर। लियो गोल्ड भी ले सकते हैं आप, बहुत जितने भी जो भी अवेलेबल है। मेरे पास फ्री का है, मैंने फ्री का ले रखा है, आप भी फ्री का ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है।